हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। देखो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है अपन के डीप लौह तत्वों के भौतिक गुणों के बारे में। ठीक है। और एक अपन पढ़ेंगे बेटा, भौतिक गुणों के अंदर जो परमाणु आकार है डीप लौह तत्वों का वो किस प्रकार चेंज होता है। और अपन ने जो फर्स्ट क्लास ली थी ना बेटा, उसके अंदर तो अपन ने ये चीज़ें पढ़ ली थी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और जो अपन के सारणी के जो सामान्य लक्षण है, ये चीज़ अपन ने क्लियर कर ली थी। तो एक बार आप उस प्लेलिस्ट को खोल के आप फर्स्ट क्लास ले, ताकि सेकंड क्लास अच्छे से समझ में आए। क्योंकि देखो बेटा, कोई भी क्लास है यदि आप बीच में जाके बैठ के यदि पढ़ने की कोशिश करोगे तो वो इतनी अच्छे से समझ में नहीं आ पाती है। ठीक है। तो अपन शुरुआत करते हैं बेटा। आज का जो टॉपिक है वो है अपन के भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। तो हेडिंग लगा रहा हूँ बेटा आपके, भौतिक गुण। ठीक है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज। हमारी क्लास के अंदर बेटा पूरा एनसीईआरटी कवर होता है। ठीक है, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, जहाँ एनसीईआरटी लागू है वहाँ अपन 12th का कोर्स कंप्लीट करवाते हैं बेटा। 11th का भी कंप्लीट रहेगा, 12th का, नीट का। ठीक है ना। तो आप अच्छे से कवर कर सकते हो हर चीज को। देखो बेटा, अपन शुरुआत करते हैं कि जो डीप लौह के तत्व है ना, वो सारे के सारे अपन के बेटा धातुएं हैं। और धातुएं, आपको इसका मतलब सिंपल सी बात है बेटा, मजबूत ही होगी। ठीक है। तो धातु बेटा आपको पता है कठोर भी होती है और कम वाष्पशील होती है। ठीक है ना। तो पहला अपन पॉइंट बेटा शुरुआत करते हैं कि जो हमारे जो धातुएं हैं या फिर जिसको अपन संक्रमण तत्व बोलते हैं बेटा, इनको ये जो है बेटा अपन की क्या होती है बेटा, अति कठोर होती है और कम वाष्पशील होती है। और इसका यदि आपको कारण पूछ लेना तो सिंपल सी बात है बेटा, इसका कारण है कि जो ये दो धातुएं हैं वो धात्विक बंध बनाती है। ठीक है ना। तो अपन शुरुआत करते हैं सबसे पहले, ये जो अपन के संक्रमण तत्व है बेटा, संक्रमण तत्व ये बेटा अति कठोर होते हैं। अति कठोर वे कम वाष्पशील होते हैं बेटा, कम वाष्पशील। ठीक है। प्रत्येक पॉइंट का बेटा आपको कारण साथ में लिखाऊंगा मैं, तो बेफिक्र होकर आप पढ़ो। कारण है बेटा इसका धात्विक बंध, कारण है धात्विक बंध। ठीक है, क्योंकि धातु है तो सिंपल सी बात है बेटा, धात्विक बंध ही बनाएगी। ठीक है। और इसका जो अपवाद है बेटा, ठीक है ना, वो आपका अपवाद के रूप में है बेटा। देखो, एक तो जिंक है, एक कैडमियम है, एक मरकरी है, एक बेटा कॉपर निकम है। ये चारों एलिमेंट है ना, इसके अपवाद है बेटा, ये इतनी कठोर नहीं होती है। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है कि ये जो भौतिक गुण है ना बेटा, भौतिक गुण के अंदर ये जो संक्रमण तत्व होते हैं, इसके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। गलनांक व क्वथनांक, गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। चलो आपको इस हिसाब से करवाते हैं इसको। गलनांक व क्वथनांक बेटा उच्च होते हैं। ठीक है। इसका कारण क्या होता है बेटा, क्योंकि ये जब धात्विक बंध बनाते हैं ना बेटा, ठीक है, तो जो एनएस इलेक्ट्रॉन है, जब अपन ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा था, तो जो एनएस इलेक्ट्रॉन है ना, उसके साथ साथ n-1d कोष के जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो भी बेटा अपन के भाग लेते हैं। ठीक है। तो इसका लिख सकते हैं अपन कारण। कारण लिख दो बेटा इसके में। देखो, क्योंकि, और ये चीज तभी पता चलेगी जब बेटा आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ोगे, क्योंकि इसके जो धात्विक बंध में, इसके धात्विक बंध में जब अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं ना बेटा, जैसे 3D श्रेणी का लिखते हैं तो अपन क्या लिखते हैं, 4s, और फिर 3D लिखते हैं ना। ठीक है। तो 4s वाले यानी जो ns इलेक्ट्रॉन जिसको मैं बोल रहा हूँ, ns इलेक्ट्रॉन्स के साथ और कौन भाग लेते हैं बेटा, जो 3D श्रेणी है, इसका मतलब उसका अपन जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, n-1d लिखते हैं। ठीक है ना। तो ns इलेक्ट्रॉन के साथ n-1d इलेक्ट्रॉन, ठीक है, भाग लेते हैं, के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं।
या फिर अपन के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, सीधा लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, ठीक है। और जितने ज्यादा बेटा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे ना, उतना ही ज्यादा धात्विक बंध मजबूत बनेगा। इस चीज का आप अच्छे से ध्यान रखना आप, ठीक है ना। कहने का मतलब है डी कक्षक के अंदर जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है, वो एलिमेंट उतना ही ज्यादा क्या बनाएगा अपन के धात्विक बंध बनाएगा, ठीक है। और धात्विक बंध मजबूत होगा, इसका मतलब वो ज्यादा कठोर होगी, और जितनी ज्यादा कठोर होगी उसका जो गलनांक और क्वथनांक है वो क्या रहेगा बेटा, अधिक रहेगा। गलनांक का मतलब होता है पिघलने के लिए जो अपन को ताप चाहिए होता है, और क्वथनांक होता है बेटा उसको उबलने के लिए, उसको उबालने के लिए जो अपन को ताप चाहिए होता है ना, वो होता है बेटा क्वथनांक, ठीक है। तो ये उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि भाई गलनांक और क्वथनांक में क्या होता है, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज पूछता हूँ बेटा आपको, यदि आपको मैंने जैसे 3D श्रेणी का कोई एलिमेंट दे दिए, और उस एलिमेंट में यदि मैंने आपको बोल दिया कि आप बताओ मेरे को कि सबसे ज्यादा कठोर एलिमेंट कौन सा रहेगा, ठीक है, तो आप किस चीज को देख के बताओगे बेटा। तो इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के दौरान जिस एलिमेंट में सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, वो बेटा सबसे ज्यादा कठोर होगा। कैसे, जैसे यदि मैंने बोल दिया आपको D5, D5 का मतलब बेटा उसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो ये जो अपन के D5 वाले हैं बेटा, वो सारे के सारे क्या भाई, इनका जो गलनांक और क्वथनांक क्या होता है बेटा, उच्च होता है, क्योंकि इसके पास में ही सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट लगाता हूं मैं कि ये जो D5 वाले हैं, D5 का विन्यास, ठीक है, इस D5 में बेटा सबसे ज्यादा क्या होते हैं बेटा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका लिख देता हूं मैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे बेटा, जब अपन इसका उपकोष बनाते हैं ना इस प्रकार, 1 2 3 4 5, इस प्रकार कक्षक को बनाते हैं अपन, ठीक है। यदि D1 है तो बेटा एक, D2 है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन, D3 D4 D5। अब देखो बेटा सबसे ज्यादा युग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें है, यदि D1 रहेगा तो बेचारा एक ही रहेगा, युग्मित का मतलब होता है जोड़ा साथ में रहना चाहिए, अयुग्मित का मतलब होता है बेटा अकेला रहना चाहिए, खाली उससे कोई मतलब नहीं है अपन को। जिसमें जिस कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है भरा हुआ, वो बेटा अयुग्मित होता है अपन के, ठीक है। तो देखो इसमें अयुग्मित एक है, यदि D1 में अपन के एक हो जाएगा, D2 में 2, D3 में 3, D4 में 4, D5 में 5। यदि मैं बात करूं बेटा D6 की, तो क्या हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएंगे। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भर दिया अपन ने, 6। तो अयुग्मित कितने बचेंगे, 1 2 3 4 ही बचेंगे D6 में। D7 में क्या हो जाएगा बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक भर देंगे अपन, पीछे क्या बचेगा बेटा, 3 ही बचेगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना जिसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, वो रहेगा बेटा अपन के सबसे ज्यादा कठोर, ठीक है ना। और इसका अपवाद भी है बेटा, ध्यान रख लेना, साथ साथ में अपवाद करवाना, और अपवाद का मतलब है बेटा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इन अपवादों को अच्छे से देख लेना बेटा, अपवाद सब जगह परेशानी करते हैं अपन को, MN व TC, इन दोनों का ध्यान रखना बेटा। आप पीछे जाके क्लास में इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देख लेना, दोनों का समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। और ध्यान रखना बेटा ये जो D5 है ना, D5 के बाद में जो भी अपन के जैसे जैसे परमाणु क्रमांक आगे बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे क्या होता है बेटा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती जाती है, ठीक है ना। तो और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो रही है, इसका मतलब क्या बेटा, उसका गलनांक और क्वथनांक भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है बेटा। देखो यदि मैं बोल दूं अपन के D1 D2 D3 D4 D5, फिर अपन के D6 D7 D8 और D9, यहाँ तक है बेटा, D10 को साथ में नहीं ले रहे अपन, ठीक है ना, D9 तक है बेटा। तो
इन दोनों में से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें ज्यादा है बेटा, इसमें ज्यादा है, इसका मतलब ये अपन के ज्यादा मजबूत होगा। इन दोनों में ये, इन दोनों में ये, और सबसे ज्यादा मजबूत बेटा ये है। अब जैसे जैसे अपन आगे जाएंगे ना, देखो बेटा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इधर कम हो गई, 6 आ गई, इसका मतलब इसके पास में 4 ही बचे हैं। फिर इसके बाद में इसके पास 3 बचे हैं, इसके पास में 2 बचा है, इसके बाद में 1 बचा है। ठीक है, तो ये अपन के गलनांक का क्रम है। ठीक है ना, ऊपर सामने लिख देता हूं मैं अपन के गलनांक या क्वथनांक क्रम, एमपी या बीपी लिख देता हूं बेटा मैं। एमपी यानी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्रम। ठीक है ना, इस चीज को आप अच्छे से देख लेना बेटा। ठीक है ना, क्योंकि मैंने क्या बोला है कि जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना ही ज्यादा कठोर होगा बेटा। तो D5 में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है ना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसलिए वो सबसे ज्यादा कठोर माना जाता है उसको। ये तो हो गया बेटा अपन के D5 के बारे में। थोड़ा गला मिस्टेक है। हाँ, अब एक छोटी सी चीज बता दूं बेटा मैं कणन एंथैल्पी के बारे में। ठीक है, यही इसका पार्ट है, थोड़ा बहुत छोटा सा है। कणन एंथैल्पी किसको बोला जाता है? कणन एंथैल्पी का मतलब यदि आप समझो तो यदि मैं आपको कोई भी 1 मोल पदार्थ दूं, कोई भी आपको 1 मोल पदार्थ दूं और आपको बोलूं बेटा कि आप इस 1 मोल पदार्थ को छोटे छोटे कणों में तोड़िए। ठीक है, तो आप बेटा उसको छोटे छोटे कणों में तोड़ोगे, या तो आप क्या करोगे बेटा, उसको उष्मा दे के तोड़ने की कोशिश करोगे। ठीक है, और या फिर आप उसको क्या दोगे बेटा, ऊर्जा दोगे। ठीक है ना, तभी तो वो टूटेगा। तो जो आप 1 मोल पदार्थ को छोटे छोटे कणों में तोड़ने के लिए जो आप उसको उष्मा या ऊर्जा दे रहे हो, ठीक है, उसको बोला जाता है बेटा कणन एंथैल्पी। ठीक है ना, तो ध्यान रखना आपको भाई कणन एंथैल्पी किसे कहते हैं। और दूसरी चीज है बेटा, ये जो D5 ब्लॉक वाले है, सॉरी D5 और जो भी संक्रमण तत्व है, ठीक है, इनकी कणन एंथैल्पी उच्च होती है, क्योंकि बेटा धातु से बने हुए, धात्विक बल से जुड़े हुए ना, कठोर है, तो कठोर चीज को तोड़ने में थोड़ी मतलब दिक्कत आती है, उसको ज्यादा उष्मा देनी पड़ती है, उसको ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है। ठीक है ना, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो साथ में पॉइंट लगाओ बेटा छोटा सा, कणन एंथैल्पी। अलग पॉइंट नहीं है बेटा, इसके साथ में ले रहा हूं मैं आपके कणन एंथैल्पी। और ये जो कणन एंथैल्पी है बेटा क्या होती है, अपन के उच्च होती है। कणन एंथैल्पी का मान उच्च होता है। अब कणन एंथैल्पी की पहले परिभाषा कर लेते हैं बेटा अपन। चलो परिभाषा लिख लेते हैं इसकी, यहीं से स्टार्ट कर देता हूं बेटा मैं। यानी अपन के 1 मोल पदार्थ, 1 मोल पदार्थ को, 1 मोल पदार्थ को गर्म करने पर, गर्म करके तोड़ेंगे बेटा इसको, गर्म करने पर जो अपन के कणों में विभक्त होने के लिए, कणों में विभक्त होने के लिए आवश्यक उष्मा या ऊर्जा। ठीक है ना बेटा, समझ गए होंगे आप। ठीक है, एक छोटी सी चीज और बता दूं बेटा कणन एंथैल्पी के बारे में। ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना बेटा प्रथम श्रेणी, प्रथम श्रेणी किसको बोला जाता है, 3D को। ठीक है, यानी जो अपन का चौथा आवर्त है। साथ में सारणी खोल के बेटा कर लो, ताकि जो मैं चीज बोलूँ आपको अच्छे से क्लियर होती जाए। जो प्रथम श्रेणी है वो बेटा 3D श्रेणी। ठीक है, यानी वो चौथे आवर्त जिसको अपन बात करें चौथे आवर्त की। और यदि मैं बोलूँ दूसरी श्रेणी, इसका मतलब बेटा वो 4D है। ठीक है, यदि मैं बोलूँ तीसरी श्रेणी, इसका मतलब वो 5D है। और यदि मैं बोलूँ बेटा चौथी श्रेणी, इसका मतलब वो 6D है। 6D यानी बेटा अपन के 7वां आवर्त, क्योंकि अपन n-1 लिखते हैं ना, तो आप जैसे 3D श्रेणी है ना, तो n-1 कर रहे हैं, इसका मतलब अपन एक माइनस करके 3D पे आए हैं। ठीक है, n होता है बेटा आवर्त की संख्या, तो ध्यान रखना 3D मतलब चौथा आवर्त, 4D मतलब 5वां आवर्त, और 6D मतलब छठा आवर्त।
नहीं सॉरी, सातवां आवर्त, और 5D मतलब का होगा बेटा अपन के छठा आवर्त। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि एक छोटी सी चीज बता दो बेटा, ये जो अपन के प्रथम श्रेणी की तुलना में है ना बेटा, द्वितीय और तृतीय श्रेणी की कणन एंथैल्पी का मान उच्च होता है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे क्यों उच्च होता है, क्योंकि बेटा इनका जो धात्विक बंध है ना वो मजबूत ज्यादा होता है। ठीक है, ये अपन जब अपन परमाणु के इसके आकारों के बारे में पढ़ेंगे ना, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा भी इसका रीजन क्या है। ठीक है, तो यहां मैं एक लाइन लिख रहा हूं बेटा कि प्रथम श्रेणी यानी बेटा 3D की अपेक्षा अपेक्षा दूसरी यानी बेटा 4D व तीसरी श्रेणी यानी 5D, दूसरी व तीसरी श्रेणी की जो बेटा अपन के आयनन एंथैल्पी सॉरी अपन के कणन एंथैल्पी उसका मान उच्च होता है। तीसरी श्रेणी की कणन एंथैल्पी एंथैल्पी उच्च होती है बेटा। ठीक है ना, उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, इसका कारण भी लिख देता हूं बेटा मैं, क्योंकि धात्विक बंध मजबूत होता है, धात्विक बंध मजबूत होता है, मजबूत होता है। ठीक है ना, और ये जो बेटा डी कक्षक है ना, इनमें जो अपन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण जो इनका अंतरा आणविक आकर्षण जो बल है, ठीक है, वो बढ़ता है बेटा। ठीक है, तो यहां मैं एक चीज लगा कर लिख रहा हूं बेटा, नोट लगा के लिख रहा हूं कि जो भी मैंने चीज बोली है, क्या बोली बेटा मैंने, डी कक्षक में अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने से अंतरा आणविक आकर्षण बल बढ़ता है। डी कक्षक में अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण कारण क्या होता है बेटा, अंतरा परमाणु आकर्षण बल बढ़ता है, अंतरा परमाणु आकर्षण बल बढ़ता है। बेटा जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही तो उसके ऊपर वो किसी और से क्रिया कर पाएगा ना। ठीक है, तो जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा बेटा, आकर्षण बल ज्यादा रहेगा, और आकर्षण बल ज्यादा है इसके बाद इसका मतलब धात्विक बंध उतना ही क्या होगा, मजबूत होगा। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, आकर्षण बल बल अधिक होने के कारण धात्विक बंध मजबूत होता है बेटा, धात्विक बंध मजबूत होता है। ठीक है, उम्मीद करूंगा बेटा ये छोटी सी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना, ये तो हो गए बेटा इसके नॉर्मली भौतिक गुण। ठीक है ना, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में अपन बेटा पढ़ते हैं इसके परमाणु और आयनिक आकार क्या चीज होती है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ला आप इसका। नेक्स्ट लिखो बेटा, नंबर 2 तो हो गए भौतिक गुण। पहला अपन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था, दूसरा भौतिक गुण है बेटा, और तीसरा है परमाणु व आयनिक आकार में परिवर्तन। तो तीसरा पॉइंट हो गया बेटा परमाणु व आयनिक आकार, आयनिक आकार में परिवर्तन। ठीक है, यानी चेंज ऑफ बेटा एटॉमिक एंड आयोनिक शेप में।
अब देखो बेटा, अपन यदि परमाणु तथा आयनिक आकारों की बात करें तो देखो बेटा, जब अपन पढ़ते हैं ना सारणी को, अपन के पास में जैसे 4 श्रेणियां हैं बेटा, 1 2 3 4। जैसे ये अपन के पास में 3D है, ये 4D है, ये 5D है और ये 6D है। ठीक है, फिर बात करें बेटा अपन वर्ग की, तो यहाँ से तीसरा स्टार्ट होता है बेटा, तीसरा वर्ग, चौथा, पांचवा, इस प्रकार चलते हैं बेटा। टोटल अपन के 12 वर्ग तक चलेंगे अपन इसके अंदर। अब यदि मैं बोलूँ आपके कि भाई सारणी में बाएं से दाएं, ठीक है, बाएं से दाएं, इसका मतलब बेटा अपन इस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो या तो मैं 3D श्रेणी की बात करूंगा, या 4D श्रेणी की बात करूंगा, या 5D श्रेणी की बात करूंगा, या 6D श्रेणी की बात करूंगा। यदि मैं बोलूँ आपके कि भाई वर्ग में ऊपर से नीचे, ठीक है, इसका मतलब या तो मैं तीसरे वर्ग की बात कर रहा हूँ, या चौथे की कर रहा हूँ, या 5वें की कर रहा हूँ, या 12वें की कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो इस चीज का आपको अच्छे से ध्यान रखना बेटा, ये चीज आपको अच्छे से क्लियर है। ठीक है, यदि मैं बोलूंगा अपन के आवर्त में बाएं से दाएं, इसका मतलब ये कौन सा है बेटा, ये चौथा आवर्त है, ये 5वां है, ये छठा है, ये 7वां आवर्त है। ठीक है ना, इसलिए तो अपन इसको n-1 लिखते हैं बेटा। यानी 4 में से 1 गया 3, 5 में से 1 गया 4, 6 में से 1 गया 5, और 7 में से 1 गया बेटा 6। ठीक है, इसलिए इसको मैंने इस प्रकार लिख रखा है। और मैंने क्या लिख रखा है बेटा, वैज्ञानिकों ने लिखा है, हम तो वो बात हो गई बेटा तो मंदिर के पंडित है। ठीक है, देखो बेटा अपन शुरुआत करते हैं। तो पहला पॉइंट लगाओ इसके अंदर कि संक्रमण श्रेणी में परमाणु त्रिज्या व आयनिक आकार। ठीक है, इसमें लगा रहा हूं बेटा पॉइंट नंबर 1, संक्रमण श्रेणी यानी बेटा डी ब्लॉक। संक्रमण श्रेणी में परमाणु त्रिज्या व आयनिक आकार, आयनिक आकार। ठीक है, पहला पॉइंट ये है बेटा अपन के। अब इसमें आपको ध्यान से समझना है बेटा, समझना यह है कि जैसे बेटा देखो अपन के जो सारणी है, और यदि मैं आवर्त की बात करूं, ध्यान से समझ लेना आप आवर्त को। ठीक है, यहाँ है जैसे बेटा अपन के D1, D2, D3, D4, D5, इस प्रकार है बेटा, ये इस प्रकार चल रहा है। अब यदि मैं बोलूं आपको कि मैं आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जा रहा हूं बेटा मैं, ठीक है, किस तरफ जा रहा हूं, बाएं से दाएं जा रहा हूं। ठीक है, और बाएं से दाएं जा रहा हूं तो देखो बेटा परमाणु क्रमांक भी बेटा, जैसे इसका 21 है, इसका 22, 23, 24। यदि मैं 3D श्रेणी की बात करूं तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 तक है बेटा। ठीक है ना, तो जब अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं बेटा, ठीक है, एक चीज और बता दूं आपको, जैसे ये परमाणु क्रमांक है ना बेटा Z, और जो परमाणु क्रमांक है, जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं बेटा, और उसमें उतने ही क्या होते हैं बेटा, अपन के इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी। ठीक है ना, जितना परमाणु क्रमांक उतने ही प्रोटॉन और उतने ही क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन है। यदि जैसे अपन इसकी बात करें बेटा, ये अपन की कौन सी है, 3D श्रेणी और चौथा आवर्त है। तो यहाँ मैं एक चित्र बना रहा हूँ बेटा, ये जो अपन के किसी भी परमाणु का नाभिक है, इसकी बात करते हैं बेटा अपन, जैसे इसकी, ठीक है ना, 3D1 है सपोज करो आप, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, 1 2 3, और ये चौथा आवर्त हो गया बेटा। ध्यान से समझ लेना, पूरी चीज एक ही कहानी में समझ में आनी चाहिए। ये इसका नाभिक है बेटा। अब जब अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं बेटा, जैसे अपन के 21 का लिख रहे हैं बेटा, शुरुआत करो। 21 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है अपन के 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10। ठीक है, अब ये तो होता है बेटा पूरे 10 का, और 21 है, इसका मतलब क्या है बेटा, 3D1 आएगा, यानी 2 2 4 6 10 2 12 6 18 19 20 और 21। ठीक है ना, तो देखो बेटा पहले आवर्त में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है,
दूसरे में 8 है बेटा, यानी इसके अंदर बेटा 8 है। तीसरे में देखो बेटा 3, 6 2 8 और 1 9, ठीक है। यहाँ फिलहाल कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 9। और हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में आ रहा है बेटा? डी के अंदर। और यहाँ है बेटा अपन के 2 इलेक्ट्रॉन। ये तो आपको पता चल गया ना बेटा, ठीक है। ये अपन के पोरस है बेटा, यानी जितने आवर्त है, टोटल कितने आवर्त है बेटा? 4 आवर्त है। और 4 आवर्त है इसलिए मैं अपन n से प्रदर्शित करते हैं बेटा आवर्त को, ठीक है। तो ये हो गया बेटा n। और ये जो अंदर वाली कक्षा है ना, इसको n-1 बोलते हैं बेटा, ठीक है। इसलिए तो अपन के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है संक्रमण तत्वों का, ठीक है, वो अपन n-1 से स्टार्ट करते हैं बेटा। जो अपन के इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम है, जैसे 21 के बाद में 22 यानी D2 आएगा, तो अपन के D2 किस में भरेंगे बेटा? इसमें भरेंगे। पहले D1 हो गया, फिर D2 हो गया, फिर D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, इस प्रकार भरते रहेंगे बेटा, ठीक है। आई चीज समझ में? हाँ, अब देखो बेटा, अब यदि मैं बात करूं अपन के कि भाई इसका रीजन क्या है, देखो बेटा, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है वैसे वैसे अपन के प्रोटॉनों की संख्या भी तो बढ़ रही है। और प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने का मतलब क्या है बेटा? नाभिकीय आवेश का बढ़ना, नाभिकीय आवेश, ठीक है। और नाभिकीय प्रभावी आवेश किसको बोलते हैं बेटा? नाभिकीय प्रभावी आवेश का मतलब है नाभिकीय आवेश का कुछ भाग, नाभिकीय आवेश का कुछ भाग इस बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, ठीक है, अपनी ओर खींचने के लिए जो अपन के आवेश काम में ले रहा है, ठीक है ना। कुछ भाग बेटा, पूरा नहीं होता है, ठीक है ना। इस चीज का आपको जाना, ऐसा नहीं कि ये जो अपन के नाभिक है वो पूरा का पूरा फोर्स लगा रहा है अपनी ओर खींचेगा, नहीं, कुछ भाग होता है, ठीक है। और उस कुछ भाग को बोला जाता है बेटा नाभिकीय प्रभावी आवेश, ठीक है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है बेटा, आवेश। तो जैसे जैसे बेटा आपको प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे नाभिकीय आवेश का मान तो बढ़ ही रहा है, ठीक है। अब होता क्या है बेटा, इसके अंदर देखो, ये जो अपन के नाभिकीय आवेश है ये इसको अपनी ओर खींचने का काम करेगा, ठीक है। और खींचेगा तो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी तो बढ़ रही है। लेकिन दिक्कत यह है कि बेटा इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहाँ बढ़ रही है? इसके अंदर वाले के अंदर बढ़ रही है बेटा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ बढ़ रही है। तब एक चीज बताओ बेटा मेरे को, आपने एक नाम पढ़ा सुना होगा, आवरण प्रभाव, आवरण या परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव। आवरण या परिरक्षण प्रभाव क्या होता है बेटा? देखो, जैसे कोई भी नाभिक है, ठीक है, और ये अपन के कक्षक है बेटा, ध्यान से समझ लेना आप, इसमें इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक है बेटा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। सपोज करो इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है बेटा ये प्लस है ये माइनस, इलेक्ट्रॉन किसका होता है? माइनस होता है। तो ये अपनी ओर आकर्षित करेगा इसको, अपनी ओर आकर्षित करेगा इसको, ठीक है। लेकिन एक चीज ये भी होगी बेटा, क्योंकि देखो यदि अपन के विपरीत प्रकार के समान प्रकार के आवेश है तो उसमें हमेशा प्रतिकर्षण होता है। और यदि प्लस प्लस है फिर भी अपन के क्या होगा बेटा? इसमें प्रतिकर्षण होगा। यदि अपन के विपरीत प्रकार के हैं, ठीक है, तो इनमें बेटा आकर्षण होता है। ये तो समझ गए होंगे ना आप, ठीक है। तो ये माइनस वाला है, ये बेटा प्लस वाला है, तो इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, ठीक है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो ये इसको प्रतिकर्षित नहीं करेगा क्या? ये इलेक्ट्रॉन इसको प्रतिकर्षित नहीं करेगा? प्रतिकर्षित करेगा ना बेटा। तो प्रतिकर्षित करेगा, तो ये जो नाभिकीय प्रभावी आवेश है, ठीक है, इसका इसके ऊपर प्रभाव क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा, क्योंकि ये अंदर से धक्का मार रहा है और वो ये अपन के बाहर से इसको खींच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, इन इलेक्ट्रॉनों का जो आवरण या परिरक्षण प्रभाव है वो बेटा कमजोर होता है, कमजोर होता है, ठीक है। अब कमजोर होने का मतलब क्या है बेटा? देखो, पहले तो ये समझ सके हो आवरण या परिरक्षण प्रभाव किसको बोलते हैं, कि नाभिक द्वारा बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लेकिन बाहरी से जो अंदर वाली कक्षा है, इस कक्षा के इलेक्ट्रॉन, बाहरी जो इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा वाले,
उनको क्या करते हैं बेटा, प्रतिकर्षित करते हैं, और इस घटना को अपन बोलते हैं आवरण या परिरक्षण प्रभाव। ठीक है ना। तो ये जो बेटा इलेक्ट्रॉन है कौन से वाले, जो n-1 वाले हैं, ठीक है, इनका परिरक्षण बेटा कमजोर होते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब है ये प्रतिकर्षित तो करते हैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बेटा, प्रतिकर्षण तो करते हैं। ठीक है, अब प्रतिकर्षण करेंगे तो इसका नाभिकीय प्रभावी आवेश तो बेटा कम होना ही है, लेकिन ज्यादा प्रतिकर्षण नहीं कर पाते हैं, ज्यादा प्रतिकर्षण नहीं कर पाते। इसके कारण बेटा इसका जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है ना उसका मान बढ़ता रहता है, क्योंकि कमजोर ये है, कमजोर ये नहीं है बेटा, प्रोटॉन कमजोर नहीं है। कमजोर कौन से, n-1d वाले कक्षक, कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन है वो कमजोर है। ठीक है, तो ये इसको अपन के शील्ड तो कर रहे हैं, यानी उसको परिरक्षित तो कर रहे हैं, अंदर आने से रोक तो रहे हैं, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रोक पाते हैं। क्यों, क्योंकि इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे परमाणु क्रमांक बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे अपन के प्रोटॉनों की संख्या भी बढ़ रही है, और प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है इसका मतलब नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, और नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है इसका मतलब नाभिकीय प्रभावी आवेश भी बढ़ेगा। ठीक है ना। तो इसलिए ये क्या करते हैं बेटे, इसको ज्यादा देर तक परिरक्षित नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण जैसे जैसे अपन आगे जाएंगे वैसे वैसे प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा, और वैसे वैसे अपन के परमाणु का आकार क्या होगा बेटा, छोटा होगा। ठीक है, और परमाणु का आकार यदि छोटा हो रहा है तो सिंपल सी बात है बेटा कि परमाणु की जो त्रिज्या है उसका मान भी क्या होगा, कम ही होगा। क्योंकि परमाणु की त्रिज्या किसको बोलते हैं कि भाई नाभिक के केंद्र से जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी है, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी नाभिक के केंद्र से, उसको ही तो बेटा अपन परमाणु त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है ना। तो इस चीज को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि भाई किस प्रकार अपन बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या के मान में कमी होती है। ठीक है, इसका मतलब समझे ना आप। तो यदि परमाणु की त्रिज्या का मान बाएं से दाएं जाने पर यदि कम हो रहा था, यदि आपको पूछ ले इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन आपको बताना है बेटा, बाएं से जब दाएं जाते हैं अपन तो नाभिकीय प्रभावी आवेश का मान बढ़ता है। ठीक है, और n-1d इलेक्ट्रॉन का आवरण या परिरक्षण जो प्रभाव है वो क्या होता है बेटा, कमजोर होता है। ठीक है ना। इसलिए ये क्या होता है बेटा, जैसे जैसे अपन बाएं से दाएं जाएंगे परमाणु के आकार में क्या होगी, कमी होगी, और परमाणु के आकार में कमी होगी तो सिंपल सी बात है बेटा परमाणु की त्रिज्या का मान भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और बात करें अपन के आयनिक आकार की, तो बात तो वही है ना बेटा, आयन का मतलब क्या होता है कि जैसे अपन के कोई भी सोडियम है और सोडियम बेटा Na+ में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो होता है बेटा 281, यानी 8 2 7 10 11, और Na+ का मतलब क्या होता है, जब अपन इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, 2 8 हो जाएगा। तो पहले इसमें जो अपन के जो इसका परमाणु क्रमांक है, जैसे Z बराबर अपन के 11 है, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी रहेगी अपन के, 11 रहेगी, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है बेटा, 11 है। लेकिन जब इधर आ गए अपन बाएं से, कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, जब निकला तो क्या हुआ बेटा कि भाई हमारे प्रोटॉन तो उतने के उतने ही है बेटा, प्रोटॉनों के साथ में छेड़छाड़ थोड़ी हुई है, छेड़छाड़ किसके साथ में हुई, इलेक्ट्रॉनों के साथ में, यानी इलेक्ट्रॉन का मान कम हुआ, प्रोटॉन का मान तो उतना ही है। तो इसकी अपेक्षा, इन दोनों की अपेक्षा यहाँ बेटा देखो जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है उसका मान बढ़ा है, क्योंकि पहले 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन थे, अब 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मान बढ़ गया ना बेटा। ठीक है, तो यदि आयनिक आकारों की बात करें तो भी यही सिस्टम काम करेगा बेटा, नाभिकीय प्रभावी आवेश बढ़ने के कारण आयनिक आकारों के मान में भी कमी होती है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और वैसे जब मैं पॉइंट लिखाऊंगा आपको तो और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। यदि और भी स्पीड ज्यादा है पढ़ाने की तो बेटा बोल देना, और भी अपन स्लो कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ना कहीं आप भागने वाले हो ना मैं कहीं भागने वाला हूँ। ठीक है ना। अब देखो बेटा अपन पॉइंट टू पॉइंट बात करते रहेंगे साथ साथ में। ठीक है, पॉइंट ये है कि अपन के संक्रमण तत्वों में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है बेटा, परमाणु क्रमांक बढ़ता है। तो यहाँ लिख देता हूं मैं अपन के संक्रमण तत्वों, संक्रमण तत्वों में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक
बढ़ता है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है। ठीक है, और परमाणु क्रमांक बढ़ता है इसका मतलब क्या बेटा, नाभिकीय आवेश का मान भी बढ़ता है। नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है। ठीक है, नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है। और ये जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ प्रवेश करते हैं बेटा, अपन n-1 डी में करते हैं। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे बेटा, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन n-1 डी में प्रवेश करते हैं, और n-1 डी तो बेटा आपको पता है इसका आवरण प्रभाव क्या होता है, कमजोर होता है। तो यहाँ लिख देता हूं मैं अपन के डी कक्षक इलेक्ट्रॉन्स का आवरण प्रभाव कमजोर होता है, ठीक है। आप चाहो तो बेटा आवरण प्रभाव की परिभाषा भी कर लेते हैं, चलो क्या पता, हालांकि ये तो बेटा 11वीं क्लास का टॉपिक है। ठीक है, और आप इसको और अच्छे से पढ़ना चाहो तो आप जाके बेटा 11वीं क्लास की या जो नीट वाली प्लेलिस्ट है उसमें जाके बेटा आप सर्च करोगे ना आवरण, या ठीक है आवरण प्रभाव, तो आपको बेटा वहाँ पूरी क्लास मिल जाएगी, पूरा लेक्चर मिल जाएगा आपको। ठीक है, आवरण प्रभाव की परिभाषा लिखते हैं बेटा, जब आंतरिक इलेक्ट्रॉन बाहरी इलेक्ट्रॉन को, यानी बेटा n-1 फोरस को, आंतरिक इलेक्ट्रॉन बाहरी इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं, वो या जब आंतरिक इलेक्ट्रॉन बाहरी इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आ जाते हैं, नाभिक के बीच आ जाते हैं, यानी बेटा n-1 कहाँ है बेटा, फोरस और नाभिक के बीच में, तो वे नाभिक के आकर्षण को कम करते हैं, तो वे नाभिक के आकर्षण को कम करते हैं। ठीक है बेटा, क्या करते हैं बेटा अपन के, नाभिक के आकर्षण को कम करते हैं, इसे अपन बोलते हैं बेटा आवरण प्रभाव, इसे आवरण प्रभाव कहते हैं बेटा। ठीक है, और एक छोटी सी चीज यहाँ लिख रहा हूं बेटा मैं, जो इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा नाभिक के नजदीक रहेगा उसका आवरण प्रभाव उतना ही बेटा अधिक होता है, ये अच्छे से ध्यान रखना बेटा। यदि मैं बोल दूं आपको S, P, D और F, इसमें से अपन के आवरण प्रभाव किसका है बेटा सबसे अच्छा, तो ध्यान रखना बेटा S का है, उसके बाद में P का है, उसके बाद में D का है, और उसके बाद में F का है। तभी तो मैंने बोला बेटा कि ये जो अपन के नाभिकीय आवेश का मान देखो यहाँ लिखा हुआ है, डी कक्षीय इलेक्ट्रॉन का आवरण प्रभाव कमजोर होता है, उसका मतलब क्या बेटा, ये इसकी नाभिक से दूरी होती है, तो सबसे ज्यादा इसका आवरण प्रभाव इसका, फिर इसका, और एफ का तो बेटा बहुत कम होता है। ठीक है ना, तो इस चीज का आपको अच्छे से ध्यान रखना है बेटा। ठीक है ना, ये हो गया बेटा अपन के आवरण प्रभाव। अब अपन एक काम करते हैं, कुछ छोटी मोटी चीजें लिख लेते हैं बेटा। छोटी मोटी का मतलब है कि भाई चलो इसको ही पूरा कर लेते हैं पहले तो बेटा, डी कक्षीय इलेक्ट्रॉन का आवरण प्रभाव कमजोर होता है, परिणाम स्वरूप क्या होगा बेटा, बाहरी इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण बढ़ता है, बाहरी इलेक्ट्रॉन्स का आकर्षण बढ़ता है, और बढ़ता है तो सिंपल सी बात है बेटा, बढ़ता है
इसलिए ये जो अपन के बेटा परमाणु व आयनिक, परमाणु आकार व आयनिक त्रिज्या है, जिसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हो बेटा, परमाणु त्रिज्या व आयनिक त्रिज्या या आयनिक आकार, बात तो एक ही है बेटा। परमाणु त्रिज्या व आयनिक त्रिज्या भी लिख दूं कुछ तो भी चलेगा ना बेटा। आयनिक त्रिज्या का मान घटता है, त्रिज्या का मान घटता है। ठीक है, ये हो गया बेटा पॉइंट। अब एक चीज और लिखा दूं बेटा आपको मैं कि जो प्रथम आयनन, जो प्रथम श्रेणी है उसकी अपेक्षा बेटा जो द्वितीय संक्रमण श्रेणी है उसका आकार बड़ा होता है बेटा। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना बेटा, तो एक ऊर्जा स्तर भी तो ऐड हो रहा है ना, एक आवर्त ऐड हो रहा है उसमें। ठीक है, एक आवर्त ऐड हो रहा है, इसका मतलब उसका आकार बढ़ रहा है, सिंपल सी बात। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था बेटा, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर। ठीक है, जैसे अपन के यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं बेटा, अपन के 1 2 3, चौथा आवर्त है बेटा। ठीक है, चौथा आवर्त है, इसका मतलब 3D है। ठीक है, अब यदि ऊपर से नीचे आ रहे हैं बेटा और यानी 5वें आवर्त में आ गए, यानी 1 2 3 4 5, तो यहाँ 4D आ गई। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यानी छठा आवर्त, इसका मतलब बेटा क्या है? 5D है। और फिर अपन के 1 2 3 4 5 6 7, यानी बेटा सातवां आवर्त है, इसका मतलब यहाँ क्या रहेगा? 6D रहेगा। ठीक है, तो बेटा जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना बेटा, वैसे वैसे परमाणु का आकार बढ़ रहा है। आई थी समझ में? ठीक है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट दिलचस्प बात यह है कि बेटा यहाँ से यहाँ आएंगे अपन 3D से 4D में। ठीक है, तो परमाणु का आकार तो अपन के बढ़ेगा, परमाणु का आकार क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। ठीक है, और परमाणु आकार बढ़ेगा तो बेटा परमाणु त्रिज्या का मान भी बढ़ेगा, आयनिक त्रिज्या का मान भी बढ़ेगा, आयनिक आकार का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ आने तक, ठीक है, इन दोनों का आकार बेटा लगभग समान होता है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या कहानी आ गई बीच में और। ठीक है, देखो बेटा, आपने एक चीज पढ़ी होगी, ये बेटा छठा आवर्त है, ये 5वां है, ये चौथा है, ये 7वां है। इस आवर्त में और इस आवर्त में बेटा अपन के एफ ब्लॉक आ जाता है, आता है ना बेटा एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक के 14 इलेक्ट्रॉन भी, सॉरी 14 एलिमेंट भी तो आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो अपन के, जैसे अपन के आकार इसका कम हुआ, 3D से 4D का कम हुआ। ठीक है, अब 4D से अपन के जैसे 5D है, तो इन दोनों का आकार लगभग बराबर रहेगा। उसका रीजन ये है कि इसमें बेटा क्या आ जाता है अपन के? एफ ब्लॉक आ जाता है, और एफ ब्लॉक के 14 एलिमेंट है, तो साथ में 14 प्रोटॉन भी तो है बेटा। तो नाभिकीय प्रभावी आवेश क्या हो जाता है? और ज्यादा बढ़ जाता है। और बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण क्या होता है बेटा? ये बाहरी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा आकर्षित करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई आप पहले तो बात कर रहे थे कि आप N-1 है, जो D इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वाले को परिरक्षित कर रहे हैं, तो साथ साथ में N-2 वाले भी तो परिरक्षित कर रहे होंगे, एफ ब्लॉक वाले। ये दोनों भी तो परिरक्षित कर रहे हैं बेटा। बाहरी N है, उसके बाद में N-1 है, फिर अपन के बेटा N-2 है। ठीक है ना, तो मैंने क्या बोला था बेटा, ये जो डी और एफ ब्लॉक है, इनका जो परिरक्षण प्रभाव है ना बेटा बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये बाहर वाले को इतना ज्यादा परिरक्षित नहीं कर पाते हैं, लेकिन बेटा प्रोटॉन तो प्रोटॉन का काम पूरा कर रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ अपन के जो प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक बढ़ने के कारण बेटा इन दोनों का आकार क्या हो जाता है? समान हो जाता है। ठीक है, लेकिन फिर ये तो अपन के उस हिसाब से चलना है, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन इतने यहाँ आए तो यहाँ भी आए हैं। ठीक है, तो यहाँ तो अपन के बढ़ेगा बेटा, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो बढ़ेगा, लेकिन ज्यादा एकदम चेंज कहाँ आता है बेटा? 6D में आता है, क्योंकि यहाँ से अचानक अपन के 14 इलेक्ट्रॉन आ गए, अचानक प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ गया, तो इन दोनों का आकार क्या हो जाता है बेटा? समान हो जाता है। ठीक है ना, तो इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है, दिमाग में अच्छे से बैठा लेना। ठीक है, जो मैंने अभी चीज समझाई है, और वैसे आपको मैं लिखा देता हूँ, ठीक है, इजी रूप में। और यदि कोई चीज समझ में नहीं आ रही ना बेटा, आप कमेंट कर सकते हो, कोशिश करूंगा अगली क्लास में आपको उसका सॉर्ट आउट करने की। ठीक है, तो यहाँ है बेटा नेक्स्ट पॉइंट मेरा कि
जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है, ठीक है, वो द्वितीय संक्रमण श्रेणी की अपेक्षा उसका आकार क्या होता है बेटा, बड़ा होता है। तो यहां लिख देता हूं मैं, प्रथम संक्रमण श्रेणी की अपेक्षा द्वितीय संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी का आकार बड़ा होता है बेटा, ठीक है। कारण भी लिख दो बेटा साथ में मैं, क्योंकि इसमें क्या होता है बेटा, एक अतिरिक्त ऊर्जा स्तर या आवर्त जुड़ता है। तो यहां लिख देता हूं मैं, क्योंकि एक आवर्त जुड़ता है। यहां ऊर्जा स्तर भी लिख सकता हूं बेटा, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट, ये प्रथम श्रेणी संक्रमण श्रेणी हो गई, द्वितीय संक्रमण श्रेणी हो गई। अब बात करते हैं बेटा द्वितीय संक्रमण श्रेणी और तृतीय। यहाँ प्रथम संक्रमण श्रेणी का यहाँ लिख देता हूँ बेटा आपके इसके ऊपर 3D, ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ बेटा आपके 4D, ठीक है ना, ताकि कंफ्यूज नहीं हो आप। नेक्स्ट पॉइंट है अपन का बेटा, मैंने क्या बोला, तृतीय संक्रमण श्रेणी और द्वितीय संक्रमण श्रेणी लगभग समान होती है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, तृतीय संक्रमण श्रेणी व द्वितीय संक्रमण श्रेणी का जो आकार है, या फिर आप जिसको बोल सकते हो जिसका मान लगभग क्या रहेगा बेटा, समान रहेगा। द्वितीय संक्रमण श्रेणी का, यार आंख में क्या प्रॉब्लम हो रही है, श्रेणी का आकार समान होता है, आकार समान होता है, ठीक है बेटा। ये भी ना, इसका कारण भी लिख दो, चलो कारण लिख देते हैं बेटा यहीं पे, क्योंकि सौरभ कक्षक का आवरण प्रभाव कमजोर होता है बेटा, आवरण प्रभाव कमजोर, ठीक है, और जिससे नाभिक आवेश लगातार बढ़ता रहता है बेटा। नाभिक आवरण कक्षक आवरण प्रभाव कमजोर व नाभिकीय प्रभावी आवेश लगातार बढ़ता रहता है बेटा, लगातार बढ़ता रहता है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, इसलिए जो बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है उसको नाभिक क्या करता है बेटा, आकर्षित करता है। इसलिए बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को नाभिक आकर्षित करता है। बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है बेटा, नाभिक आकर्षित करता है, जिससे परमाणु आकार घटता जाता है बेटा, घटता जाता है, ये तो आपको पता है, लेकिन उतना बाएं से दाएं जा रहे तो फिर तो घटेगा बेटा। लेकिन 3D, अब 3D और 4D के बाद में अपन के ये आ गए बेटा 4D, तृतीय संक्रमण श्रेणी, इसको 5D लिख देते हैं। चलो इस कलर से लिख देता हूं मैं आपके, 5D है बेटा ये, और ये अपन के 4D है, ठीक है। इन दोनों का आकार समान रहेगा, लेकिन बाएं से दाएं जाने पर जो परमाणु का आकार है वो घटता है बेटा, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई बेटा अपन के। देखो यहाँ तो हो गई बेटा अपन के श्रेणियों की तुलना, इसको अच्छे से कर लेना बेटा एक। और ये हो गया अपन के परमाणु त्रिज्या के
आकार, ठीक है। यहाँ लिख दो इसके ऊपर। चलो यहाँ पे कोष्टक में लिख देता हूँ में 3D 4D 5D श्रेणियों की तुलना, श्रेणियों की तुलना, ठीक है ना। अब कंफ्यूज मत आना बेटा, चाहे कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए घुमा के पटक देना उसको, ठीक है ना। अब एक तीसरा है बेटा, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ले लेते हैं बेटा घनत्व। घनत्व की बात करते हैं बेटा अपन। और घनत्व की यदि बात करें तो सिंपल सी बात है बेटा। तो देखो बेटा, जब अपन बाएं से दाएं जा रहे हैं ना, बाएं से दाएं जा रहे हैं तो बेटा देखो, जैसे परमाणु का जो क्रमांक है वो बढ़ रहा है, और यदि परमाणु का क्रमांक बढ़ रहा है तो सिंपल सी बात है बेटा, परमाणु का द्रव्यमान भी बढ़ेगा, ठीक है ना। लेकिन एक चीज और भी है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण परमाणु की जो त्रिज्या है, या फिर आप जिसको आयतन बोलते हो बेटा, वो कम हो रहा है। द्रव्यमान तो बढ़ रहा है और आयतन क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है, क्योंकि परमाणु का आकार क्या हो रहा है, धीरे धीरे छोटा हो रहा है नाभिकीय प्रभावी आवेश की वजह से, ठीक है। तो आप अब बताओ बेटा मेरे को, यदि द्रव्यमान का मान बढ़ता है और आयतन का मान घटता है तो सिंपल सी बात है बेटा, घनत्व का मान बढ़ेगा ही। क्योंकि सूत्र क्या होता है बेटा, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन ही तो होता है, ठीक है ना। और द्रव्यमान बटा आयतन है, इसका मतलब सिंपल सी बात है बेटा कि यदि अपन आयतन का मान कम करेंगे तो घनत्व का मान बढ़ना ही है, ठीक है ना। तो ये चीज भी आप लिख लो कि भाई कि संक्रमण श्रेणी में परमाणु त्रिज्या घटती है। यहां लिख देता हूं मैं, संक्रमण श्रेणी में परमाणु त्रिज्या घटती है, ठीक है बेटी, घटती है। जिससे क्या होगा बेटा कि आयतन के मान में क्या होगी, कमी होगी। यहां लिख देता हूं मैं, आयतन में कमी व परमाणु द्रव्यमान तो बढ़ रहा है ना बेटा, परमाणु द्रव्यमान बढ़ता है, ठीक है। ये हो गई बेटा इसके कारण, और परमाणु द्रव्यमान बढ़ता है इसलिए घनत्व का मान भी क्या होगा बेटा, घनत्व का मान बढ़ता है, ठीक है। ये हो गई बेटा परमाणु तथा आयनिक आकारों में परिवर्तन। यहां लिख देता हूं बेटा बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, ठीक है। ये हो गया बेटा अच्छे से क्लियर। उम्मीद करूंगा आपको एक नंबर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में जो अपन का टॉपिक रहेगा वो एक तो रहेगा बेटा आयनन एंथैल्पी का, और एक रहेगा ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में। जो भी अपन के ऑक्सीजन संख्याएं हैं, यानी जो डी ब्लॉक है वो किस प्रकार ऑक्सीजन संख्या प्रदर्शित करता है, ठीक है, इसके बारे में अपन अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, विजिट अगेन।